तब मैंने डॉक्टर से बातचीत करी कि मेरी क्लास में और भी स्टूडेंट हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो उन्हें चश्मे से प्रॉपर दिखाई देता है, तो ऐसे ही चश्मा मुझे भी दीजिए ना जी। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा आपकी जो कंडीशन है वो और लोगों से अलग है। उन्होंने मुझे रेटिना प्रॉब्लम बताई। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि कला के क्षेत्र से आती हैं, जो कि गायक कलाकार हैं, जिनका नाम है अदिति दुबे मैम। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और लीड लैब की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और आपने मुझे अपने इस शो में आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अदिति दुबे और मैं अभी वर्तमान में संगीत कला के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने एजुकेशन में बीकॉम, MSW, PGDCA, B.Ed एंड कथक डांस में 5 साल का डिप्लोमा और 2 साल मैंने सिंगिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप कला के क्षेत्र में एक अलग ही नाम रखते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा रहा। देखिए, मेरा जो जन्म है, मेरा जन्म तो इंदौर का है, लेकिन जो मेरा परिवार है वो सनावद से बिलोंग करता है, इसीलिए मेरा पूरा बचपन सनावद में ही गुजरा है। और मैं बचपन से ही मेरा बचपन बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने पापा की प्रिंसेस रही हूँ और मुझे बचपन से ही स्टेज पे प्रस्तुतियाँ देने का बड़ा ही शौक था। तो इसी तरह जब मैं पहली बार मंच पे चढ़ी, तब मेरी उम्र थी यही कुछ 4 या 5 वर्ष की, और तब मैंने मंच पर एक कहानी सुनाई थी कि एक खरगोश रहता है और एक कछुआ रहता है और दोनों के बीच एक कंपटीशन होता है। दोनों में एक रेस होती है कि देखते हैं सबसे पहले मेले में कौन पहुंचता है, और उसी तरह दोनों की रेस शुरू होती है। लेकिन खरगोश को अपनी स्पीड पे बड़ा घमंड होता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ और कछुआ बहुत ही धीरे दौड़ता है, इसीलिए सबसे पहले तो मेले में मैं ही पहुंचूंगा। इसी तरह दोनों की रेस शुरू होती है और खरगोश आराम करने के लिए रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कछुआ धीरे 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 चलते हुए मेले में पहुंच जाता है। जब खरगोश की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि कछुआ पहले से ही मेले में पहुंच चुका है। तो इसी तरह से कछुए की जीत हो जाती है और खरगोश हार जाता है। तो इसी कहानी को मैंने अपना जीवंत बनाया। इस कहानी से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, तो मैंने अपने जीवन में अपने आप को कछुआ और इस संसार को खरगोश बनाया। माना कि मैं खरगोश की तरह तेज दौड़ नहीं सकती, लेकिन यदि मैं कछुए की तरह धीरे 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 चलते जाऊंगी तो एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाऊंगी। इसी तरह जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो सनावद के ही एक RD जैन मिडिल प्राइमरी स्कूल में हुई, और बचपन से ही मैं अपनी स्कूल की सारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस, डिश डेकोरेशन, मेहंदी, रंगोली, और सारी गतिविधियों में हिस्सा लेके मैंने ढेरों जिला स्तरीय एवं राज्य स्तर तक पुरस्कार भी जीते। तो बस इसी तरह मेरा जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल का सफ़र था वो ख़त्म हुआ। तो यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा बचपन। मैम, जिस तरीके से आपने बताया, बचपन तो बहुत अच्छा रहा आपका, कहीं ना कहीं आपने और एक कहानी को अपने जीवन में उतारा और उससे प्रेरणा लेते हुए आप आगे बढ़े। तो जब आप जीवन में आगे बढ़े तो उसमें कोई चुनौतियाँ आई या जिसको देखकर आप हताश हुए, ऐसा कोई जो चीज़ कहानी आपकी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जैसे ही मेरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल का सफ़र ख़त्म हुआ, तब मैंने 9th क्लास से एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। उस स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। नया स्कूल, नए दोस्त, नए टीचर्स, नया माहौल, सब कुछ नया था। और यहीं से कहीं मेरे जीवन की असली परीक्षा की जो घड़ियां थी वो शुरू हो चुकी थी।
डेली का एक रूटीन बन गया था। जैसे कि क्लास में लेसन रीडिंग करने के लिए खड़ा करते थे जी। तो मैं प्रॉपर तरीके से लेसन रीडिंग नहीं कर पाती थी, और क्लास में बोर्ड से भी देख के मतलब कॉपीराइट करने में मुझे बहुत टाइम लगता था। मैं और स्टूडेंट से बहुत पीछे रह जाती थी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि अदिति आज मैं अकेली हूँ, ऐसा करो लास्ट बेंच पे मेरे पास आके बैठ जाओ। मैंने कहा ओके। मैं अपनी फ्रेंड के पास जाके बैठी और तब मैंने देखा कि सारे बच्चे बोर्ड से देख के कॉपीराइट कर रहे थे, लेकिन मुझे बोर्ड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। तो और मैं ना ही अपनी कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पा रही थी, और अंदर ही अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब निराश, हताश और टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं एक मायूसी मेरे स्वभाव में बन गई थी। तभी एक दिन मेरे पेरेंट्स को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया गया और काफ़ी शिकायतें करी गई कि लेसन रीडिंग नहीं प्रॉपर नहीं कर पाती है, कॉपीराइट करने में भी टाइम लगता है, वीक है, गुमसुम रहती है, चुप चुप रहती है और बच्चों की तरह मतलब बातचीत या एक्टिविटी नहीं करती है। तो घर पे पहुंचे और पेरेंट्स ने भी अच्छा खासा रिमांड पे लिया, बेटा तुम सब कुछ कर पाती हो लेकिन फिर भी अपनी क्लास में ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। तभी मैंने जो अपनी पूरी कंडीशन थी वो अपने पापा को बताई। मैंने बताया कि पापा एक दिन मैं लास्ट बेंच पे बैठी थी और मुझे बोर्ड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे पापा सेकेंड डे मतलब इंदौर चेकअप के लिए ले गए, और जहां हम चेकअप कराने गए थे वो एक रेटिना स्पेशलिस्ट थे जी। तो तब सारे चेकअप हुए। चेकअप के बाद मुझे बाहर वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। तो मतलब जो मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी थी वो मुझसे ही छुपाई गई थी जी। पापा बाहर निकले। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी पापा की आंखों में आंसू देखे थे। तो मैंने पूछा पापा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। तो पापा ने कहा कि कुछ नहीं, कुछ विटामिन दिए हैं और ये चश्मा दिया है, आपको रेगुलर लगाना है। मैंने चश्मा रेगुलर लगाना स्टार्ट किया, लेकिन उस चश्मे से भी मुझे मतलब कुछ प्रॉपर सपोर्ट फील नहीं होता था। मैंने देखा कि मेरी क्लास में और भी स्टूडेंट थे जो चश्मा लगाते थे, तो उनको चश्मे के सपोर्ट से प्रॉपर क्लियर नजर आता था जी। तो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं थी। माना कि मुझसे मेरी बीमारी छुपाई गई, लेकिन रोग मेरा था तो वो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था। मैंने दोबारा अपने पापा से बातचीत करी। कुछ महीनों बाद हम दोबारा टेस्ट करवाने के लिए इंदौर गए। तब मैंने डॉक्टर से बातचीत करी कि मेरी क्लास में और भी स्टूडेंट हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो उन्हें चश्मे से प्रॉपर दिखाई देता है, तो ऐसे ही चश्मा मुझे भी दीजिए ना जी। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा आपकी जो कंडीशन है वो और लोगों से अलग है। उन्होंने मुझे रेटिना प्रॉब्लम बताई और मुझे उन्होंने एक शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया कि आँख का जो पर्दा होता है, आपकी आँख के पर्दे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के जो और अंग है वो तो ग्रोथ कर रहे थे, वो विकसित हो रहे थे, लेकिन जो आँख का पर्दा था उसका विकास वहीं पे रुक गया था और इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि जो आँख का पर्दा होता है उसका काम होता है इमेज बनाना। जैसे कि आपने किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु की जो आकृति आपको नजर आती है उसका काम आँख के पर्दे का होता है। डॉक्टर ने कहा इस प्रॉब्लम का पूरे विश्व में कुछ भी इलाज नहीं है। तो मैंने कहा कि जो मतलब आई डोनेट होती है, तो उन्होंने बताया कि पूरी आई कभी भी डोनेट नहीं होती है। उन्होंने बताया कि कार्निया डोनेट होता है, और जो मेरा कार्निया है वो फुल फ्रेश है। कार्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंख का पर्दे का ही ग्रोथ नहीं हुआ है। तो अब जब किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उसी दिन से मैंने धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और उसी दिन से मैंने अपने फ्यूचर की चिंता ना करते हुए मैंने अपने वर्तमान को ही बेहतर बनाने का संकल्प लिया जी। मैम कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी कि आपने अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो आपने जिसको फेस करा और उसको एक्सेप्ट करके आपने अपने जीवन को वापस से निरंतर शुरू किया। मैम अगला क्वेश्चन हमारा कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, आप उसको फेस करा और आप अपने पद से विचलित थे। टर्निंग पॉइंट यही था कि मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे ही धीरे धीरे मेरे आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी जी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, लेकिन जो मेरे हौसले थे
मेरे हौसले उफान खा रहे थे और मेरे हौसलों की बुलंदियों में मुझे खुद ही ये पता नहीं चला कि मेरी आंखों की पूरी रोशनी कब चली गई। अब टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा था कि जैसे 11th क्लास में आए तो अब 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करना था और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो साइंस था। लेकिन मेरे पापा का भी मतलब जो सब्जेक्ट है वो साइंस ही हुआ करता था, तो पापा जानते थे कि मतलब फ्यूचर में चल के जो फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वगैरह होता है उसको करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पापा ने कहा, और जैसे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ज़्यादा आंखों पे लोड नहीं होना चाहिए, कुछ भी हल्की फुल्की लाइटली पढ़ाई करना है। पापा ने कहा कॉमर्स ले लो। मैंने कहा ठीक है, कॉमर्स ले लिया। तो ऐसे ही सन 2009 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब जो ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि म्यूजिक का बड़ा शौक था बचपन से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे मैं अपनी यूजी पीजी एंड पीएचडी म्यूजिक से ही करूं। लेकिन यहाँ पर भी ये हुआ कि मतलब इंदौर डेली आना जाना अप डाउन करना, तो मुझे पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिली। फिर पापा ने कहा कि ऐसा करो, यही रेवा गुजर कॉलेज से बीकॉम कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, आरक्षण के तहत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, 1 तारीख को हाथ में सैलरी आएगी और बढ़िया अपनी एंजॉय लाइफ करो। जी यानी जो म्यूजिक की बात ही, म्यूजिक में शिक्षा लेना चाहा था, जी वो भी पूरा नहीं हो पाया था। जी नहीं, वो भी पूरा नहीं हो पाया था। मैम अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र से कि आप इस म्यूजिक की लाइन में कैसे आए, यानी कहीं ना कहीं आप एक गायक कलाकार कैसे बने और इतना अच्छा पहचान कैसे बना ली। फिर यही हुआ कि जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कई वैकेंसियां भरी, कुछ एग्जाम भी दिए, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। तो मैंने जो अपना लक्ष्य था, मेरा लक्ष्य तो मैंने गवर्नमेंट जॉब का ही बनाया, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, मतलब रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है उसे समेटते चलो। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने आसपास ही उदाहरण देखे थे कि आईएएस बनने के ख्वाब में लोग एक प्यून भी ना बन सके। कुछ लोगों ने एक टारगेट बना लिया था कि आईएएस ही बनेंगे, और जब उनको बीच में कहीं ना कहीं 40-60 हजार की जॉब मिली तो उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और आज भी ऐसे एग्जाम्पल है, उनकी 40-45 साल की उम्र हो गई है और वो बेरोजगार है। तो मैंने, हाँ जी, तो फिर मुझे यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल से जॉब ऑफर आया था और यहाँ पे मुझे बच्चों को सिंगिंग डांसिंग सिखाना था और ओरल वर्क कराना था। तो उस समय मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली और तब मुझे सैलरी मिलती थी 2000 रुपये पर मंथ मिलता था। तो ये मतलब मेरे जीवन की सबसे मेरी पहली कमाई थी। तब मैंने सोचा कि अब इसका सदुपयोग कहाँ किया जाए। तभी मैं बढ़वा के नटेश्वर नृत्य संस्था पर एक बहुत ही प्रसिद्ध डांस गुरु संजय महाजन सर जी से मिलने पहुंची। और तब मैंने डांस गुरु से 5 साल तक कथक डांस की शिक्षा ली, बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत भी सीखे, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कई बड़े छोटे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से भी अधिक मंचों का अनुभव कराया। फिर डांस गुरु के ही माध्यम से सन 2015 में मुझे संगीत के गुरु मिले। डांस गुरु ने मेरा परिचय मल्लेश्वर चैतन्य धाम संगीत गुरुकुल कोल्हटकर फैमिली से कराया, जो कि इनकी पीढ़ी आज भी 7वीं या 8वीं पीढ़ी है, जो शास्त्रीय संगीत के घराने में आज भी कार्य कर रही है। और जो आज तक न्यूज चैनल है उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी उन्हीं के घराने से दिया गया। फिर यहाँ से मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई। तो मैं जैसे डांस सीखने के लिए सनावत से बढ़वा अप डाउन करती थी और म्यूजिक के लिए फिर मैं सनावत से मल्लेश्वर अप डाउन करती थी। अब जो मेरी म्यूजिक क्लास का टाइम था तो ऐसा था कि गर्मी के दिनों में क्लास शाम को 5 बजे लगती थी और उसके लिए मुझे घर से 2 या 2:30 बजे 48 डिग्री के टेम्परेचर में तपती धूप में निकलना पड़ता था। और सर्दी के दिनों में जो मेरी क्लास थी वो मॉर्निंग में 8 बजे लगती थी। उसके लिए मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती थी और करेक्ट 4:45 बजे मेरी बस होती थी। तब जाके मैं करेक्ट 8 बजे अपनी क्लास में एंट्री करती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मल्लेश्वर से मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिलती थी सनावत के लिए, तो मैं टुकड़ों में ट्रैवल करती थी, जैसे कि मल्लेश्वर से कतरगांव, कतरगांव से बढ़वा और फिर बढ़वा से फिर सनावत। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल ज़्यादा होने के कारण मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था और वही स्वास्थ्य में खराबी होने के कारण फिर पापा ने मेरी मल्लेश्वर की जो क्लास थी वो बंद करवा दी।
कुछ महीनों ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के बाद फिर मुझे कहीं से पता चला कि बढ़वा में एक अंजलि शर्मा मैडम है जो बच्चों को संगीत सिखाती है। फिर मैंने बढ़वा में क्लास ज्वाइन करी, मैडम से मिले और मैडम ने मुझे प्रवेशिका प्रथम की एग्ज़ाम भी दिलवाई। लेकिन जैसा कि मैं चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी, तो मैडम ने मुझे बताया कि गांधर्व प्रयाग और प्राचीन कला यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही मतलब डिग्री करना पड़ेगी। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है मैम। तो मैम ने कहा अपन DAVV से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और हमारा मतलब फाइनल डिसाइड हो गया था कि कल सुबह यूनिवर्सिटी चल के अपने को अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने। अब ये किसे पता था कि कल की सुबह क्या होने वाला है। सुबह हुई, मैं सुबह उठी और मैं इसी पर्पज से उठी थी कि जल्दी उठ के आज हमको फौरन इंदौर पहुंचना है और अपने डॉक्यूमेंट जमा करना है जी। अब कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसी घटना हुई कि मेरे पापा का हार्ट फेल हो गया और उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए जी। तो यहाँ पे फिर मेरी जो शिक्षा थी वो अधूरी रह गई, मैं आगे नहीं बढ़ सकी। और मतलब पापा के जाने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब जो है एक जीवन का बहुत ही लंबा सफर तय करना है। यहाँ पर मैंने अपने जीवन की जो जिम्मेदारी थी, स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं पर ही ली और एक अपना अर्निंग ऑफ सोर्स, अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो मैं सुबह सुबह तो एक स्कूल में बच्चों को सिंगिंग डांसिंग सिखाने जाती थी और शाम को मैंने अपने घर पे ही बच्चों को सिंगिंग डांसिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पास एक कॉल आया कि मैं बढ़वा से गायक कलाकार मनोज शर्मा बात कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ, मुझे एक लेडी सिंगर की ज़रूरत है, तो क्या आप मेरे साथ गाएंगी। मैंने कहा सर क्यों नहीं, लेकिन जो सर थे वो एक ट्रैक मास्टर थे। मैंने कहा सर वैसे मैंने कभी ट्रैक पे गाया नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मैं लाइव सिंगिंग करती थी। सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए मैं सिखाऊंगा। तो लेकिन क्या था कि जैसे पापा के जाने के बाद मुझे सनावत से बाहर डेली अप डाउन करने की अब परमिशन नहीं थी। तो खुद सर ने और उनकी वाइफ ने मुझे प्रैक्टिस के लिए घर से लाने छोड़ने की जिम्मेदारी ली और उनके साथ मैंने शादी में, पार्टियों में, भजन मंडलियों में डुएट सिंगिंग मतलब बहुत से प्रोग्राम किए। और यहाँ पर जो हमारी पहचान बनी पब्लिक में वो गुरु शिष्य की नहीं बल्कि चाचा भतीजी की थी। जो इनका पूरा परिवार था, इनके पूरे परिवार ने मुझे बहुत ही स्नेह और बहुत दुलार दिया। उसके बाद सब कुछ मतलब ठीक चल रहा था। चलते चलते एक दिन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स, दैनिक भास्कर, जी न्यूज़ की टीम हमारे घर पहुंची और वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया। और दूसरे दिन दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे मेरी एक स्टोरी छपी। उस स्टोरी के कुछ 2-3 दिन बाद मेरे पास फिर एक कॉल आया। ये कॉल एक NGO से था और तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं संजय बोल रहा हूँ और मैं एक NGO के तहत कार्य करता हूँ। आपका लेख पढ़ा और आपका लेख पढ़ के हम बहुत प्रभावित हुए। तो हमारे संगठन के तहत हम जो भी जैसे विधवा महिलाएं हैं, दीन दुखी दिव्यांग जनों की सेवा करते हैं, उनकी एक चेन तैयार करते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसके बारे में उन्हें समझाते हैं और उसका लाभ दिलाते हैं। हम आपको अपने संगठन से जोड़ना चाहते हैं, क्या आप हमें सहयोग प्रदान करेंगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं। तो सर के साथ मैंने बहुत से काम करे, कई आयोजन करे, बहुत से शिविर लगे जिसमें हमने निःशुल्क बच्चों को संगीत और डांस की शिक्षा दी। और भी कहीं आयोजन में होता था कि आपको किसी स्कीम को लेके मतलब प्रेजेंटेशन देना है और पब्लिक को समझाना है, तो मैंने वो काम भी करे। ऐसे धीरे धीरे हमारा काम मतलब चलता जा रहा था। तो सर की और मेरी जो गुडविल थी वो एक बहुत अच्छी गुडविल बन गई। लेकिन इत्तेफाक ये था कि ना सर ने मुझे कभी देखा था और ना मेरी कभी इनसे मुलाकात हुई। तो सर ने मुझे बोल रखा था कि कभी भी कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगी, तो मेरी हेल्पलाइन 24 घंटे आपके लिए खुली है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने कहा ओके सर। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट आया था लाइफ में कि अब जैसे कि न सर ने मुझे देखा ना मैं सर से मिली और वैसे हम बहुत क्लोज हो गए थे, अच्छी गुडविल हो गई थी।
तो मेरे माइंड में एक जो पिक्चर बन गई थी सर को लेके कि कोई बड़े बुजुर्ग से कोई आदरणीय व्यक्ति है। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे मैंने कोई इमरजेंसी कॉल किया तो सर ने नहीं उठाया, दूसरे दिन कहा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे यहाँ बच्चे के एग्ज़ाम थे, प्रैक्टिकल थे, फ़ोन उसके पास था। मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं। धीरे धीरे काम चलता रहा। फिर एक दिन सर ने कहा कि हमारी पूरी टीम आपसे मिलना चाहती है और हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, हमारा खरगोन में एक कार्यक्रम है तो इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं उस दिन ये बोलिए कि कहीं ना कहीं वाणी पे सरस्वती बैठ गई थी। तो जैसे कि मैं उन्हें हमेशा सर कह के संबोधित करती थी, लेकिन उस दिन मैंने सर कह के ना संबोधित करते हुए मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो वो थोड़ा सा मुझसे ना मतलब नाराज हो गए। मैं बोला कि ये आज के बाद ना मुझे कभी अंकल मत बोलना, मैं कोई तुम्हारा अंकल वंकल नहीं हूँ। मैंने सोचा क्या हो गया, कभी अंकल बोल के संबोधित भी कर दिया तो क्या हुआ। उन्होंने कहा अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा आपने कहा था वो आपका बच्चा जिसके प्रैक्टिकल, बोले वो मेरे बड़े भाई साहब का बच्चा है। ठीक है। फिर ऐसे ही 8 जनवरी 2018 को सर हमारे घर पहुंचे। अब जैसा कि सर ने कहा था कि हमारी टीम आपसे मिलना चाहती है, तो हमने कहा सर अकेले आए हैं, टीम किधर है। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, टीम बन जाएगी, पहले आप आंटी जी तो बनो। तो एक मजाक में जो बातचीत थी, तो मैंने कहा सर इतनी दम किसी में कहाँ है कि मुझे कोई आंटी जी बना ले। तो ऐसी हमारी बातचीत चलती रही, कुछ सामाजिक कार्यों पे बातचीत चलती रही, अपने कला संगीत क्षेत्र पे विषयों पे बातचीत चलती रही। सर ने मेरी मम्मी से बातचीत करी कि अच्छा इनकी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मम्मी ने कहा देखिए शादी का तो हमारा कोई विचार नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और फिर बच्ची बस आराम से हमारे घर परिवार में अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन सर ने वहाँ पर उस समय एक बात रखी, यदि आपकी सहमति हो तो मैं जीवन भर आपकी बच्ची का हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ा सा मम्मी भी शौक थे उस समय। मम्मी ने मामा जी को कॉल करा और बुलाया कि ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति आए हैं और ये बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस समय मेरी सहमति नहीं थी क्योंकि मैंने कहा कि देखिए सर आपकी कंडीशन अलग है और मेरी कंडीशन अलग है और आपको तो कोई भी एक नॉर्मल लड़की मिल जाएगी। तो उस समय इन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी तो नॉर्मल हो, किसने कहा कि तुम एब नॉर्मल हो। तो सर ने कहा जो लड़की नाच सकती है, गा सकती है, आप पढ़ी लिखी हो, आप बड़वा मल्लेश्वर डेली अप डाउन कर सकती हो, तो फिर किस चीज़ की कमी है। उन्होंने कहा नज़र तुम्हारी नहीं, नज़र इस दुनिया की खराब है। वो महाभारत काल का संजय था, ये कलयुग का संजय है। तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी आंखों से दुनिया देखोगी। तो बस ऐसे ही इनकी और हमारी फैमिली के बीच सारा एग्रीमेंट हुआ। 22 जनवरी को हमारी सगाई हुई और 6 मार्च को हमारी शादी हो गई। 6 मार्च 2018। हाँ जी। फिर जैसे मार्च में शादी हुई, फिर अप्रैल में जो कि मैंने शादी से पहले एक प्रोग्राम बुक करके रखा था। अब ये होता है कि भाई शादी हुई है, एक नई बहू है, तो थोड़ा सा परिवार में ये था कि भाई एक मर्यादित परिवार की बहू है, लेट नाइट शो करना, रात को 2-2 3-3 बजे घर आना, ये मतलब अब आपको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ आके मैंने बड़ी जिद करी कि देखिए मैंने बुकिंग कर रखी है पहले से और किसी से मतलब प्रॉमिस किया है और मैं एंड टाइम पे ना करूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत जिद करके बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम के लिए घर से निकल पाई और जब प्रोग्राम देके घर लौटी तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्वभाव में निराशा थी। तो यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा कि ठीक है, मैंने कहा ऐसी खुशी क्या काम की जो दूसरों को निराश कर दे। मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने संगीत को फिर ब्रेक लगा दिया। जी। फिर कुछ समय बाद अब जैसे घर में ही रहते थे, ठीक है, अपने अपने घर परिवार की सबकी एक मर्यादा होती है, अपने अपने नियम कानून होते हैं, अपना अपना एक डिसिप्लिन होता है। और देखिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है क्योंकि जो हमारा देश है वो हमारे देश की मतलब यही संस्कृति है कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसी हमारी ससुराल की, हमारे परिवार की एक परंपरा है कि आज भी परिवार में पर्दा प्रथा चलती है और जो घर की महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं जाती हैं। और कहीं ना कहीं मैंने भी उस चीज़ को, बस डिसिप्लिन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करी। तो क्या होता है कि जो एक नई उम्र होती है, जैसे नई नई शादी हुई, तो उस समय क्या होता है, उस उम्र में एक लड़प्पन होता है, एक ग्लैमर पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं आपने नए युवाओं में देखा होगा कि नए युवाओं में जैसे कि शादी हुई है तो फिर वो लोग हनीमून पे जाते हैं, आज बर्थडे है तो
कहीं बाहर डिनर कर लेते हैं, एनिवर्सरी है कहीं चलिए बाहर तीर्थ पे दर्शन करके आते हैं, या फिर कभी मन हुआ कहीं पार्क में घूमने चले गए या कहीं चाट पारी पूरी खाने चले गए। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे परिवार की मर्यादा के बिल्कुल सख्त खिलाफ थी जी। तो मैंने भी उस डिसिप्लिन को मैंने ठीक है, मैंने कहा अपन जिस परिवार की जो मर्यादा है उसका मैं पूरी तरह से पालन करूँगी। लेकिन जो व्यक्ति 27 साल खुले आसमान के नीचे रहा हो और उसको यदि 4 दीवारों में बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे मुझे बहुत बेचैनी और घुटन महसूस होती थी जी। तो इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ, हालांकि परिवार में कोई चीज़ की कोई दिक्कत समस्या नहीं थी, परिवार का सबका जो व्यवहार था वो भी बहुत अच्छा था, सारी सुख सुविधाएं घर में थी, लेकिन यही था कि जैसे कहते हैं ना कि पिंजरा चाहे सोने का क्यों नहीं हो लेकिन आज़ादी ही सच्चा सुख है जी। तो यहाँ मुझे फील हुआ कि एक सफल जीवन साथी मिलने से कभी जीवन सफल नहीं होता है, क्योंकि सफलता कहीं ना कहीं बार बार असफलता पे ये सवाल उठाती है कि तुम्हें चुनकर मैंने सही निर्णय लिया या गलत जी। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब आज के दौर में दोनों का सफल और बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम पढ़ लिख कर काबिल बने और फिर किसी पे निर्भर हो गए, और मैं किसी पे निर्भर नहीं होना चाहती थी। माना कि एक जीवन साथी का साथ चाहिए, लेकिन अपने जीवन की डोर पे मुझे अपना हाथ चाहिए जी। खुद का बिजनेस, खुद की जॉब। तो यहाँ से मैंने अपना फिर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी शुरू करी, क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों से सुना था कि जीत का सही नाम है तैयारी। फिर मैंने घर में ही बैठे बैठे, अब मुझे वो दिन याद आते थे कि हाँ आज कभी गवर्नमेंट जॉब होती, 1 तारीख को हाथ में सैलरी मिलती तो अपन अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीते जी। फिर गवर्नमेंट के कुछ नियम बदल चुके थे। अब ये था कि ग्रेजुएशन प्लस आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना कंपलसरी है। फिर मैंने यहाँ से PGDCA के फॉर्म भरे, मैंने PGDCA करा, और उस टाइम पे भी मतलब जो था मेरा प्रेगनेंसी टाइम था, तो घर से जो होता था कि मतलब ऐसे टाइम पे ट्रैवल करना, कैसे जाओगी एग्ज़ाम देने, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके और घर से जिद करके अपने एग्ज़ाम देने जाती थी जी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे जाने दीजिए। मैंने PGDCA कंप्लीट करा, उसके बाद भी मैंने कई गवर्नमेंट वैकेंसियाँ भरी, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा और उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली जाए। तो जैसे कि मुझे समाज सेवा में रुचि और थोड़ा सा अनुभव तो था, इसलिए मैंने MSW कर लिया जी। MSW के बाद फिर मैंने PG लेवल पे कई वैकेंसियाँ ट्राई करी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि जैसे कि अब कार्यालय विभाग के लिए तो अपन वैलिड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यदि शिक्षा विभाग में जाना है तो B.Ed करना कंपलसरी है। फिर यहाँ पे मैंने B.Ed करने का विचार किया। तो सन 2021 में B.Ed फर्स्ट ईयर, और उस समय मुझे लम्स में TB की शिकायत हो गई, और उस समय मेरा वेट हो गया था 33, और मेरा पूरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, मेरे पूरे शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जिसमें पेन नहीं होता था जी। लेकिन फिर भी मैं बेड पे लेट के ऑडियो वीडियो सुनती रहती थी और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती रहती थी। 6 महीने TB का ट्रीटमेंट हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर B.Ed का सेकेंड ईयर, उसमें मुझे TB फिर से दोबारा रिपीट हो गई, और इस बार था TB का सेकेंड हाई स्टेप, और यहाँ पे डॉक्टर ने वार्निंग दे दी थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं जी। और बिल्कुल एक हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई होना बंद हो गया था। अब ना मुझे दवा लग रही थी ना भोजन, और कहीं ना कहीं मैंने भी 1 सेकंड के लिए ये सोच लिया था कि अब शायद ईश्वर के घर से बुलावा आ गया है और बस अपने को जाना है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, इतनी सुंदर से, इतनी खूबसूरत सी जो ज़िंदगी हमको मिली है, ये मरने के लिए थोड़ी ना मिली है, ये तो हमको जीने के लिए मिली है। यहाँ से मैंने फिर थोड़ा सा मतलब हिम्मत रखी। मैंने दूसरे ही दिन से थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करा, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे मतलब उसका टाइमिंग बढ़ाया। और जैसे कि भोजन और दवा नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी दवा क्या है।
तो मैंने फिर किसी की ना सुनते हुए घर में ही अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और मैं अपने घर की 4 दीवारों को ही गीत सुनाती रहती थी। ऐसे धीरे धीरे मेरा मन बहुत खुश रहने लगा एंड मुझे घर से बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन म्यूजिक मेरी जान थी। तो मुझे घर में ही बहुत अच्छा लगने लगा, मैं बहुत खुश रहने लगी। धीरे धीरे मेरी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होने लगा और बिल्कुल एक दिन ऐसा आया कि मुझे उस टीबी से मुक्ति मिल गई जी। और यहीं से मेरा संगीत का सफ़र चला। खुद मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने भी मुझे म्यूज़िक में सपोर्ट किया। तो मुझे फिर से अपने शो करने की परमिशन मिली, लेकिन परमिशन मिली थी वो भी सिर्फ मायके में। ससुराल में अभी भी 4 दीवारें थी। तो मैंने अपने मायके में प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमने द गोल्डन मेलोडी स्वर सरिता संगीत समिति का गठन किया और यहीं से हमने जन्म उत्सव, विवाह उत्सव, धार्मिक उत्सव, भजन संध्या, देशभक्ति गीत जैसे आयोजनों की बुकिंग लेना स्टार्ट कर दी। एक दिन मेरे हस्बैंड एक विज्ञापन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने बुरहानपुर में MP आइडल के ऑडिशन चल रहे हैं, तो क्यों ना कल अपन भी चले ऑडिशन देने। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। ये मुझे ऑडिशन में लेके गए, मैं ऑडिशन में सिलेक्ट भी हुई और टॉप 4 पे मेरा नंबर भी आया। उसके बाद हमसे बुरहानपुर की कई समितियों ने, मतलब कई संगीत समितियों ने हमसे संपर्क किया। यहाँ के कई आयोजनों में हमें बुलाया गया और हमने भी जो संगीत प्रेमी थे उनसे संपर्क साधने के लिए कई कंपटीशन में हिस्सा लिया। कई कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद यहीं से बस संगीत का सफ़र शुरू हुआ और ऐसे ही किसी एक आयोजन में हमारी मुलाकात लीड लैब की टीम से हो गई। फिर हमको लीड लैब के इस प्रोग्राम में बुलाया गया और आज मैं इस आपके शो में आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल मैम। मैम, जो आपका जीवन रहा वो बड़ा संघर्षमय रहा। कहीं ना कहीं पहली जो संघर्ष की कहानी आपकी वहाँ से शुरू हुई, जहाँ से कि क्लास में आपको कम दिखना स्टार्ट हुआ और जब आपने रेटिना स्पेशलिस्ट से बात करी तो ऐसी आपको यानी बीमारी की बात बताई कि जिसका इलाज ही नहीं है, और उसके बाद भी आपने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और उस संघर्ष को अपना प्रेरणा बनाते हुए आप अपने पथ पर निरंतर रहे। जिसके बाद हमने आपकी कहानी में सुना कि कई मेडिकल जो चैलेंजेस है वो भी देखे और कहीं ना कहीं पारिवारिक चैलेंजेस भी देखे, लेकिन आपकी जो शौक की बात करें या आपका जो जज्बा था और आपने अपने गीत गायकी से एक अलग ही पहचान बनाई है और आपकी जो सपना देखा आपने उसको कहीं ना कहीं आप हमारे हिसाब से जी रहे हैं और है ना पूरा भी कर रहे हैं। मैम, अगला क्वेश्चन एक और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपके ओर से कोई एक गाना, अगर आप एक गायक कलाकार है तो गायक के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरा एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है और ये लता जी के द्वारा गाया गया है। इसको मैं निभाने का एक छोटा सा प्रयास करती हूँ। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। ओ प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। छू के उनके दामन को आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। बिल्कुल मैम, एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं को क्या देना चाहिए? देखिए, मैं देश के युवाओं को सबसे पहले तो ये बताऊंगी, आप सबसे पहले समझिए कि जीवन क्या है। तो मैं कहूँगी कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम सब उस ईश्वर की बनाई हुई कठपुतलियाँ हैं। और मुझे लगता है कि इस रंगमंच पे हमको हमेशा हमारी खूबियों को ही प्रेजेंट करना चाहिए। हमको कभी भी अपनी कमियों को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। हमको हमारा गुरु हमारा निर्णायक स्वयं बनना है और हमेशा अपनी खूबियों को ही प्रेजेंट करना है। अब मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी कमियों को छुपाओ, क्योंकि कुछ कमजोरियां ऐसी होती है जो छुपाया नहीं छुपती है।
यदि आप उसको छुपाएंगे तो आप घुटन महसूस करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव रहें। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ब्लैक कलर का ग्लास लगाते हैं जी। लेकिन मैं नहीं लगाती। एंड समझने वाले समझते हो लेकिन मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसलिए आप अपनी चाल बिल्कुल सही चलिए, दुनिया कुछ भी सोचे। अब सेकंड पॉइंट में युवाओं को कहूंगी कि हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जीवन शैली आध्यात्मिक होना चाहिए और सादगी से भरी होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में आप जितना कम लगेज लेके चलेंगे आपको यात्रा में उतना ही आनंद आएगा। ठीक है, आप धनवान हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, आप पैसा कमाइए लेकिन पैसे को व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि यदि पैसा आपके पास है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपके हैं, आप अपने हिसाब से देश चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि अनंत अंबानी जी की शादी में एक दिन के लिए कई अनोखे परिवर्तन कर दिए गए थे जी। लेकिन आम पब्लिक में क्या होता है, एक सड़क बनाने की घोषणा होती है, न जाने कितनी सरकार आती है और कितनी बदल जाती है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माना कि पैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन पैसा ईश्वर से कम भी नहीं है। अब बात आती है संघर्ष की, तो मैं तो संघर्ष की यही डेफिनेशन देती हूँ कि देखिए संघर्ष कुछ नहीं है, संघर्ष एक वीडियो गेम है और इसको आप जितना एंजॉय करेंगे ना ये उतना ही इजीली होता चला जाएगा। इसके बाद आती है चुनौतियाँ। तो चुनौती एक पारसमणि है और देखिए आप स्पर्श ही नहीं करेंगे तो आप सोना कैसे बनेंगे। और वैसे भी चुनौती तो हर कदम पे है, चुनौती से क्या डरना। आंधी आती है, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन क्या होता है उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, वो आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए आपको बस हिम्मत रखना है। मौसम बदलते हैं, राहें बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, इंसान बदल जाता है, हालात क्यों नहीं बदलेंगे। आप भरोसा रखिए और आत्मविश्वास, ईश्वर पे भरोसा और आत्मविश्वास, इसी को आप अपनी दो आंखें बनाइए। यदि ये दो आंखें आपके पास है तो इस संसार की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके जीवन में अंधेरा कर दे। और यदि ये दो आंखें आपके पास नहीं है तो आप इन दो आंखों से देख के भी चोट खा जाएंगे। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि हमारे शरीर में ये जो आत्मा है ये एक प्रकाश है और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जीवन में प्रकाश है। देखिए अंधेरा किसी के जीवन में नहीं होता है, अंधेरा व्यक्ति के मन में होता है और मन से हारा व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है हर व्यक्ति को बिजी रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। किसी की क्षमता है कि वो 50 किलो वेट उठा सकता है, कोई 80 किलो वेट उठा सकता है, कोई 100 उठा सकता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी लोग 100 kg वेट उठा लें। तो अपनी क्षमता, योग्यता, कुशलता के आधार पर आप जो भी कार्य कर सकते हैं आप वो कार्य करें। काम कोई भी अच्छा बुरा या बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है ना कि अरे यार हमारे पिताजी तो बहुत बड़े अधिकारी थे और हम ये एक प्यून की नौकरी कैसे कर लें। तो देखिए जो आपके पिताजी थे उनको कहीं ना कहीं उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पे वो कार्य दिया गया और जो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता है उसके आधार पे वो आपको काम दिया जा रहा है। तो आप कुछ भी काम करें, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी कर सकते हैं करें, बस खाली और फ्री मत बैठे। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। हाँ मैम, जिस तरीके का हमारा साक्षात्कार रहा उसमें आपने लीड लेफ्टिनेंट के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि आपका इस मंच पर आकर अनुभव कैसा रहा? मुझे आज आपके इस शो में आके बहुत खुशी हुई और मुझे लाइफ में पहली बार मुझे अपनी मन की बात कहने का अवसर मिला। और एक बात और मैं कहूँगी, मैं अपने समाज और परिवार को एक संदेश और पहुंचाना चाहूँगी। जैसे कि कई लोगों को लगता है, बहुत सी लेडीज से जो महिलाएं होती है जो संगीत का शौक रखती है लेकिन परिवार को लगता है कि ये मर्यादा के बाहर किया जाने वाला कार्य है, तो मैं उनको भी ये मैसेज करूँगी। मैंने जैसा कि अभी कहा कि देखिए काम कुछ भी बुरा नहीं होता है और मैं समाज और परिवार को संदेश दूंगी। जैसे कि देखिए मैंने संगीत में कोई विशेष डिग्री या महारत तो हासिल नहीं की, लेकिन अपने जीवन में मैंने जो भी अनुभव किया तो वो मेरा अनुभव यही है
कि देखिए संगीत में भाव का बड़ा महत्व होता है, और यदि आप अपने गीत को, अपने गीत के शब्द को अपने ईश्वर, अपने इष्ट को समर्पित करते हैं तो फिर वो गीत गीत नहीं रहता, बल्कि वो गीत भजन बन जाता है। जैसे कि मैं रियाज करती हूँ, मैं जब भी कोई गीत गाती हूँ तो मेरा हर गीत का शब्द भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट होता है। अब जैसे कि आपने सुना होगा दिल में तुझे बिठा के, तो यहाँ पर दिल में श्री कृष्ण को बिठाने की बात हो रही है। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, तो यहाँ पे रंगीला कृष्ण को कहा गया है। तो भाव की बड़ी महिमा है। मैं कहूंगी कि आप उसे गलत ना समझे, आप मेरे भाव को समझे। मैं जो भी कर रही हूँ मैं भजन कर रही हूँ। और एक लास्ट बात है जो मेरे मन की है, क्योंकि आज इतना अच्छा चांस मुझे मिला है तो मैं ये मौका छोड़ूंगी नहीं। तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं खुद 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हमने न जाने कितना हजारों रुपया बर्बाद कर दिया, हमारा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या होता है कि कोई भी विज्ञप्ति निकलती है और उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो जो सरकार है, सरकार आरक्षण की बात करती है, तो मैं इस शो के माध्यम से यदि सरकार तक मेरी बात पहुंच सकती है तो मैं ये प्रश्न सरकार से करना चाहूंगी, आप आरक्षण की बात करते हैं तो कहाँ है हमारा आरक्षण? कोई भी विज्ञप्ति निकली उसको आपने निरस्त कर दिया, उसके बाद उसकी डेट ही नहीं आती है। मतलब हैंडीकैप्ड की भी सीट को बेच दिया जाता है जी। और बार बार आप जो विज्ञापन निकालते हैं 1 लाख दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती अभियान, तो जितने भी मैं हर अपने दिव्यांग बंधुओं की तरफ से ये बात रखना चाहूंगी कि वो इतनी मेहनत अपने जीवन में कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार से एक आस लगा के बैठे हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं सरकार तो ये कहना चाहूंगी कि आप ये झूठी लॉलीपॉप ना दिखाएं, और कहीं ना कहीं मैं अपने सभी दिव्यांगजन बंधु की तरफ से ये कहूंगी कि हमारी क्षमता और योग्यता को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें पदस्थ किया जाए। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका ये कार्य, आपका शो बहुत प्रगति करे और जिस लक्ष्य की आप कामना रखते हैं वो लक्ष्य आपको मिले। थैंक यू सो मच। ओके मैम, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपका जो ये साक्षात्कार रहा, इसको देखने के बाद हमारे दर्शक कहीं ना कहीं आपके संघर्ष से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, और वो देखेंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भी इंसान कई कमियों के बाद भी अपना जीवन जी सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।